क्या युवान खन्ना वापस आ गया है? अथर्व ने शॉक होते हुए पूछा। इस वक्त उसके चेहरे पर हैरानी साफ नजर आ रही थी। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था वह इंग्लैंड चला गया है, तो फिर अचानक वापस कैसे? अथर्व का शॉक रिएक्शन देखकर वहां बैठे उसके सभी दोस्त हैरान थे। तभी नताशा ने अथर्व से पूछा, क्या बात है भाई, आप युवान खन्ना का नाम सुनकर इतना शॉक क्यों हो गए हो? शौक होने वाली बात है नट्टू, क्योंकि युवान खन्ना कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। वह एक बहुत ही अमीर बाप का बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा है। वह लोग सुपर पावरफुल हैं। कहने को तो वह लोग इंडियन हैं, लेकिन उनकी नेशनलिटी अमेरिकन है। उसका बाप बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन भी है। सुना है इस बार अमेरिका के प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए चुनाव लड़ने वाला है और उसके जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि वह माफिया वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखता है। युवान खन्ना उसका इकलौता बेटा है और अपने बाप की पोजीशन का बहुत ही अच्छे से फ़ायदा उठाता है। वह हर किसी को अपने पैरों के नीचे कुचलना चाहता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है नट्टू कि उसकी फैमिली की हमारी फैमिली से दुश्मनी भी है। अथर्व के मुंह से यह सुनकर वहां बैठे सभी दोस्त हैरान थे, खास तौर से नताशा। उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अथर्व ने नताशा को समझाते हुए बोला, यही कारण था कि मॉम डैड हम दोनों को पढ़ाई के लिए यहाँ अमेरिका में नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि मॉम डैड को पता था युवान खन्ना इस कॉलेज में पढ़ता है। इनफैक्ट उसके दादा इस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी हैं, इसलिए कॉलेज का लगभग हर इंसान उससे डरता है। ऐसा कोई भी इलीगल बिजनेस नहीं है जो उसकी फैमिली नहीं करती, लेकिन फिर भी सरकार उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अब मुझे इस बात का डर है, अगर मॉम डैड को पता चला युवान खन्ना यहाँ वापस आ चुका है, तो कहीं हम लोगों को वापस नीदरलैंड ना जाना पड़े। हैरान हुई नताशा अथर्व से पूछती है, युवान खन्ना की फैमिली और हमारी फैमिली की क्या दुश्मनी है भाई, जो मॉम डैड हमें उसके आसपास भी नहीं रहने देना चाहते? यह तो मुझे नहीं पता नट्टू, बस मैं इतना जानता हूँ कि यह दुश्मनी सालों पुरानी है। मुझे जल्द से जल्द मॉम डैड को इस बारे में बताना होगा, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम हो जाए और मॉम डैड हम पर गुस्सा करें। यह बात सुनकर नताशा परेशान होते हुए बोली, प्लीज़ भाई, आप मॉम डैड को कुछ मत बताना, वरना वह लोग हमें वापस नीदरलैंड बुला लेंगे। मैं अपने करियर और दोस्तों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। प्लीज़ भाई कुछ कीजिए। इस पर अथर्व ने नताशा के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी नट्टू, मुझे इस बारे में मॉम डैड को बताना ही होगा, क्योंकि मैं यह रिस्क नहीं ले सकता। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों में से किसी ने भी युवान खन्ना से किसी तरह की कोई बदतमीजी या दोस्ती का हाथ तो नहीं बढ़ाया? क्योंकि उसके साथ ना दोस्ती भली ना दुश्मनी। यह सुनकर कैथी, जॉस और नताशा ने एक दूसरे का चेहरा देखते हुए कहा, नहीं, हम में से किसी ने भी उससे बात नहीं की। अथर्व ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, यह तो बहुत अच्छी बात है। तुम लोग उससे दूर ही रहना प्लीज़। मैंने सुना है वह बहुत ही सरफरा इंसान है। अथर्व की बात सुनकर आशी ने बेचारा सा मुंह बनाते हुए किसी शरीफ स्टूडेंट की तरह अपना हाथ हवा में उठाते हुए बोला, लेकिन अथर्व भाई, मुझे एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है जी। आशिक के मासूम चेहरे पर डर देखकर अथर्व ने हैरान होते हुए पूछा, क्या गलती हुई है आशी, जल्दी बताओ। आशी बोली, जी वो सुबह मैं अपने असाइनमेंट को लेकर आ रही थी, तभी मेरी उससे टक्कर हो गई थी और मेरा पूरा असाइनमेंट गीले फर्श पर गिर गया। तो मैंने गुस्से में आकर उसे बस 2-4 बातें सुना दी। यह बोलकर आशी ने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और दोनों आंखें डर के मारे बंद कर लीं।
क्योंकि वह जानती थी कि अब सभी उस पर चिल्लाने वाले हैं, और होता भी कुछ ऐसा ही है। सभी एक साथ चिल्लाते हैं, व्हाट। यह सुनकर कैंटीन में बैठे सभी लोगों की नज़र उनके टेबल पर आ गई। सभी को अपनी तरफ घूरता हुआ देखकर अथर्व थोड़ा नॉर्मल होते हुए आशी से बोला, अरे आशी, क्या किया तूने बच्चे? तुझे पंगा लेने के लिए कोई और नहीं मिला? तू नहीं जानती तूने क्या कर दिया है। वह इंसान एकदम सरफिरा है, पूरा पागल, कब क्या कर जाता है किसी को नहीं पता। उसकी दुश्मनी तो छोड़ो, वह दोस्ती या भरोसे के भी काबिल नहीं है। एक नंबर का जल्लाद है। एक बार एक लड़के से गलती से उसके ऊपर पानी गिर गया तो उसने उस लड़के को इसी कॉलेज के स्विमिंग पूल में डुबोकर मरवा दिया। इस बारे में पुलिस को भी सब पता था, लेकिन किसी ने उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया। यह बात सुनकर आशी की सांस अटक गई और उसके सभी दोस्त भी काफ़ी डरे हुए थे। समर भी काफ़ी डरा हुआ था, लेकिन किसी तरह वह आशी के चेहरे को देखकर अथर्व को डांटते हुए बोला, कम ऑन अथर्व, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। प्लीज़ बेचारी को इतना मत डराओ। यह भी तो हो सकता है उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया हो। खैर, जो हो गया सो हो गया। अगर वह इस बारे में आशी से कुछ कहेगा तो आशी उससे माफ़ी मांग लेगी, बस बात ख़त्म। समर की बात सुनकर अथर्व ने आशी के चेहरे की तरफ देखा, जो इस वक्त थोड़ी घबराई हुई नज़र आ रही थी। सिर्फ वही नहीं, नताशा और कैथी भी डरे हुए थे। नताशा के ऊपर तो फिर भी उसके भाई का हाथ था, लेकिन आशी के पीछे कोई नहीं था, और अनजाने में आशी ने उस पागल से पंगा ले लिया। आशी का डरा हुआ चेहरा देखकर अथर्व मुस्कुराते हुए बोला, शायद तुम ठीक कह रही हो सकता है उसने इस बात पर ज़्यादा गौर नहीं किया हो। आशी, तुम डरो मत। मैंने जो भी बातें कहीं वह सिर्फ कानों सुनी बातें हैं। हो सकता है लोगों ने मिर्च मसाले लगाकर इस बात को कहा हो, सच्चाई कुछ और हो, और वैसे भी तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। भाई कहा है ना तुमने मुझे, तो अपने भाई पर भरोसा रखो। अथर्व की बात सुनकर आशी उम्मीद भरी नज़रों से अथर्व को देखते हुए बोली, सच भाई, आप हो मेरे साथ। अथर्व भी मुस्कुराते हुए आशी के सर पर हाथ फेरते हुए बोला, ऑफ कोर्स मेरे बच्चे। अथर्व का हाथ अपने सर पर महसूस करके आशी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई और उसकी आंखें नम हो गईं। न जाने क्यों उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई अपना उसके सर पर हाथ रख रहा हो। न जाने क्यों अथर्व और नताशा के पास आशी को एक अपनेपन का एहसास होता था। अथर्व का हाथ अभी आशी के सर पर ही था कि तभी कैंटीन में युवान खन्ना बड़े ही एटीट्यूड के साथ आकर आशी के पीछे वाली टेबल पर बैठ गया। उसके बैठने का डायरेक्शन कुछ इस तरह था कि वह आशी की टेबल के राइट हैंड साइड पर एक बड़े से गोल टेबल के पास बैठा था और तिरछा होकर बड़े ही आराम से आशी को देख रहा था। हालांकि आशी की पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन वह आशी को आराम से देख सकता था। युवान ने कैंटीन में आते ही देखा अथर्व का हाथ आशी के सर पर था और न जाने क्यों उसे जलन हो रही थी। वह गुस्से से अपनी मुट्ठियां कसने लगा। तभी कैंटीन ओनर दौड़ते हुए युवान के पास आया और बड़े ही पोलाइट तरीके से झुककर युवान का ऑर्डर मांगा। युवान ने बड़े ही एटीट्यूड के साथ आशी को देखते हुए कैंटीन ओनर को ऑर्डर दिया। फिर उसने अपने एक गार्ड को इशारे से अपने पास बुलाया, जिसे देखकर गार्ड तुरंत युवान के पास आया। युवान ने अपने गार्ड को आशी और उसके सभी दोस्तों की डिटेल निकालने के लिए कहा। उसकी नज़र गॉगल्स के अंदर से सिर्फ आशी पर ही थी। अथर्व और उसके दोस्तों को भी पता था कि वहाँ युवान आ चुका है, लेकिन वह लोग इस तरह बिहेव कर रहे थे जैसे उन्होंने युवान को देखा ही नहीं। वह लोग बहुत ही शांत तरीके से इधर उधर की बातें कर रहे थे।
अथर्व अपनी तिरछी नज़रों से इस बात पर गौर कर रहा था कि युवान की नज़र लगता है आशी पर ही है। कहीं ना कहीं अथर्व के दिल में आशी की सेफ्टी को लेकर एक डर बैठ गया था। वह जानता है आशी बहुत ही मासूम और भोली लड़की है और अथर्व ने उसे अपनी बहन माना है। अब नताशा के साथ साथ उसे आशी की भी फिक्र हो रही है। अथर्व युवान की नज़रों को पढ़ नहीं पा रहा था, लेकिन इतना तो जानता था कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है। वह साथ बैठे अपने दोस्तों को कैजुअल बोला, हमारा लंच तो हो गया, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। अथर्व की बात मानकर सभी लोग जैसे ही उठने को हुए, तभी अचानक कैंटीन ओनर बहुत सारा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स, जूस, चॉकलेट और स्नैक्स आशी के टेबल पर ले आया, जिसे देखकर आशी हैरान होते हुए बोली, अरे यह किसका ऑर्डर है? हमने तो कुछ ऑर्डर नहीं किया। नताशा, कैथी, जॉस, समर, अथर्व भैया, आप में से किसी ने ऑर्डर किया है क्या? आशी की बात सुनकर सभी ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम में से किसी ने ऑर्डर नहीं किया। शायद किसी और का ऑर्डर गलती से आ गया है। यह सुनकर आशी कैंटीन ओनर से बोली, यह हमारा ऑर्डर नहीं है, आप इसे ले जाइए। किसी और का ऑर्डर है, कुछ कन्फ्यूजन हुआ है शायद। जवाब में कैंटीन ओनर बड़े ही रिस्पेक्ट के साथ बोला, नो मैडम, कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ है, यह ऑर्डर आपके लिए ही दिया गया था। ओके, ऑर्डर दिया गया था, पर किसने दिया? कहते हुए आशी हैरानी से कैंटीन ओनर को देख रही थी। तभी ओनर ने युवान खन्ना की तरफ इशारा किया। उसके इशारे की दिशा में सभी ने अपना चेहरा घुमाकर देखा तो हैरान हो गए। युवान खन्ना चेहरे पर एटीट्यूड वाली स्माइल लेकर आशी को देख ही रहा था, जिसे देखकर आशी और बाकी लोगों की आंखें फटी की फटी रह गईं। कैथी ने डरते हुए आशी से कहा, आशी तू तो गई यार, वह पहले तुझे खिला रहा है, बाद में तुझे बलि के बकरे की तरह काटेगा। समर ने हैरान होते हुए अथर्व से कहा, आखिर यह युवान करना क्या चाहता है? तभी आशी ने झुंझला कर कहा, मैं उससे पूछ कर आती हूँ। आशी की इस बेवकूफ़ी भरी बात सुनकर अथर्व और समर ने जैसे ही उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, तब तक आशी अपने हाथों में खाने की ट्रे को लेकर युवान खन्ना की तरफ चल दी थी। आशी ने युवान के सामने आकर बड़ी ही मासूमियत से पूछा, यह सब आपने ऑर्डर किया है? यह मैंने ऑर्डर किया है, युवान खन्ना ने बड़े ही एटीट्यूड में जवाब दिया। जिस पर आशी ने ट्रे को युवान के टेबल पर रखते हुए बोला, क्या मैं जान सकती हूँ, अगर यह खाना आपने ऑर्डर किया है तो अपनी टेबल पर क्यों नहीं मंगाया? क्योंकि इसे मैंने अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए ऑर्डर किया था, इसलिए तुम्हारी टेबल पर भिजवाया, युवान ने बड़े ही सॉफ्ट तरीके से कहा। आशी ने भी एक नकली सी स्माइल के साथ पूछा, क्या मैं इस एहसान का कारण जान सकती हूँ? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे असाइनमेंट को ख़राब किया था, उसका कंपनसेशन है ये। ओह, कंपनसेशन? पर उसे तो आपने ठीक कर दिया ना प्रोफेसर से मेरी जान छुड़ाकर, तो अब इस कंपनसेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सब आप ही रख लीजिए, आप ही खा लेना, कहकर आशी वहाँ से जाने लगी। तभी युवान ने उसे आवाज़ देते हुए कहा, यह सब मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, इसे तो तुम्हें लेना ही होगा, क्योंकि युवान खन्ना दी हुई चीज़ वापस नहीं लेता। युवान की यह बात सुनकर आशी के चलते हुए कदम रुक गए। वह पलटी और युवान खन्ना की तरफ देखकर एटीट्यूड के साथ अपना सर झटकाते हुए बोली, मैं भी यूं ही किसी से फेवर नहीं लेती, और वैसे भी मैंने खाना खा लिया है, आप यह खाना किसी और को दे दीजिए। आपने मुझे कंपनसेट करना चाहा, वही मेरे लिए बहुत बड़ा थैंक यू होगा। यह सब कहकर आशी एक बार फिर जाने लगी।
उसके सभी दोस्त हक्के बक्के खड़े देख रहे थे। कुछ देर पहले ही डरी हुई आसी ने जिस बेबाकी से जवाब दिया है, वह हिम्मत है या बेवकूफ़ी, उसके दोस्त कुछ समझ नहीं पा रहे थे। आसी की बात सुनकर युवान खन्ना का चेहरा सर्द हो गया। उसे गुस्सा आने लगा। आखिर इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई उसकी दी हुई चीज़ को ना खाने की। उसने आसी पर गरजते हुए कहा, आई सेड, इस खाने की ट्रे को लेकर जाओ, क्योंकि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। युवान की बात सुनकर आसी दांत पीसते हुए मन ही मन बोली, ओफो, क्या मुसीबत है यार, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, यह मेरे पीछे क्यों पड़ा है। आसी पलटकर युवान को प्यार से बोली, अरे लेकिन मैंने खाना खा लिया है, अब भरे हुए पेट में दोबारा कैसे खाऊं। खुद ही सोचो, अगर तुमने खाना खा लिया हो और मैं तुम्हें ज़बरदस्ती खिलाऊं तो तुम्हें कैसा लगेगा। तुम एक बार खिलाकर तो देखो, मैं तो यही चाहता हूं कि तुम अपने हाथों से मुझे खिलाओ। युवान ने आसी की आंखों में आंखें डाले मुस्करा कर कहा, क्या क्या कहा, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। आसी ने मुंह बनाते हुए कहा, क्योंकि युवान ने अपने शब्दों को बहुत धीमी सी आवाज़ में कहा था। फिर आसी ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा, चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात का मान रखती हूँ, क्योंकि मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती। कहते हुए आसी मटकती हुई आई और उस फूड ट्रे में से एक चिप्स का पैकेट और एक चॉकलेट उठाकर मुंह बनाकर युवान खन्ना की तरफ देखते हुए बोली, देखो मैंने तुम्हारा गिफ्ट ले लिया है ना, अब इस बात को ख़त्म करो और बाकी खाना अपने लोगों को खिला दो या तुम खुद खा लेना, ओके। आसी मुस्कुराहट के साथ बोली और चॉकलेट के पैकेट को अपने दांतों से फाड़ते हुए वहाँ से निकल गई। आसी का एटीट्यूड और उसकी क्यूट हरकतें देखकर युवान खन्ना के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आसी मुंह बनाकर बात करना, बाल झड़कना, उसकी मासूमियत, भोलापन और साथ ही उसका एटीट्यूड और इन सब के साथ उसकी समझदारी और आत्मसम्मान, उसकी हर अदा निराली थी। यह सब देखकर युवान आसी को पाने के लिए और भी बेताब हुए जा रहा था। युवान और आसी की पूरी बातें उसके दोस्तों को ठीक से सुनाई नहीं दी, लेकिन यह सब आशी का कॉन्फिडेंस देखकर हैरान थे और मन ही मन डर रहे थे कि यह लड़की कहीं कुछ गड़बड़ ना कर आए। समर उसे बचपन से जानता था। आशी बिना सोचे समझे कुछ भी कर जाती थी। तभी आशी उन लोगों के पास मुस्कुराते हुए आई और बोली, कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, चलो। यह सुनकर नताशा हैरान होते हुए बोली, लेकिन तूने उससे बात क्या की और उसने वह सब यहाँ क्यों भेजा था। इस पर आशी ने मुस्कुराते हुए चिप्स का पैकेट नताशा को देते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, हम लोग तो खामखा डर रहे थे। वह तो बहुत अच्छा लड़का है, उसने सुबह जो मेरा असाइनमेंट ख़राब किया था, बस उसी के कंपनसेशन के रूप में मेरे लिए कुछ करना चाह रहा था, पर मैंने तो साफ मना कर दिया कि मेरा पेट भरा हुआ है, लेकिन वह माना ही नहीं, जिद पर उतर आया। अब तुम लोग तो जानते ही हो मैं कितनी बड़ी दिलवाली हूँ, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ती, इसलिए मैंने उसके फूड आइटम से यह चॉकलेट और चिप्स लेकर आ गई ताकि उसके मन को ठंडक पड़ जाए। आशी की बात सुनकर समर, नताशा और कैथी खुश होते हुए बोले, तूने तो बहुत अच्छा किया आशी, हमें तो डर था कि तू कहीं कोई गड़बड़ ना कर दे। तुम लोगों ने मुझे हल्के में लिया है क्या? मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। अगर मैं उसे बार बार मना करती तो वह इस बात को ईगो पर ले लेता, और किसी से दुश्मनी लेने का क्या फ़ायदा है। हर बात पर जिद अच्छी नहीं होती, यही सोचकर मैंने बात संभाल ली। ऐसा कहकर आशी आंख मारती है और फिर कहती है, अच्छा अब चलो, लेक्चर का टाइम हो गया।
सभी कैंटीन से बाहर निकलते हैं और आशी की नज़र एक नोटिस बोर्ड पर पड़ी जो कॉलेज की तरफ से एक डांस कंपटीशन का नोटिस था, जिसे पढ़कर आशी के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। वह खुशी से उछलते हुए बोली, अरे दोस्तों, यह देखो नोटिस पर क्या लिखा हुआ है। 3 दिन बाद हमारे कॉलेज में एक डांस कंपटीशन है और जीतने वाले स्टूडेंट को 3 साल की स्कॉलरशिप और $2000 दिए जाएंगे। वाह दोस्तों, यह तो बहुत अच्छा मौका है। मैं भी इस कंपटीशन में भाग लूँगी। आशी की एक्साइटमेंट देखकर समर ने मुंह बनाते हुए कहा, आशी, तू इस डांस कंपटीशन में भाग कैसे लेगी? कैसे लूँगी? मतलब जैसे सब लेते हैं वैसे ही लूँगी। अरे पगलेट, मेरे कहने का मतलब है यह एक इंटरनेशनल डांस कंपटीशन है जो इस पूरे कॉलेज के स्टूडेंट करने वाले हैं। यहाँ नेशनल से लेकर इंटरनेशनल सभी स्टूडेंट पढ़ते हैं और तुझे तो इंग्लिश डांस आता भी नहीं। यहाँ तेरा बॉलीवुड सॉन्ग नहीं चलेगा। समर की बात सुनकर आशी मुंह बनाकर कमर पर हाथ रखते हुए बोली, अच्छा, और तुझे किसने कहा कि मैं बॉलीवुड सॉन्ग पर डांस करने वाली हूँ? मैं यहाँ अपने इंडिया का क्लासिकल डांस फॉर्म कथक करूँगी और तू तो जानता है मैं उसमें बेस्ट हूँ। अरे वह तो ठीक है, लेकिन इसमें 2 डांस परफॉर्मेंस होने वाली हैं। पहला सिंगल और दूसरा कपल डांस। सिंगल तो तू कर लेगी, लेकिन कपल के लिए पार्टनर कहाँ से लाएगी? आशी हैरत में पड़ गई। सही कह रहा है, मैं पार्टनर कहाँ से लाऊंगी और 3 दिन में तैयारी कैसे करूंगी? तभी आशी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वह समर की तरफ देखकर अपनी बत्ती सी चमकाने लगी। फिर अपने दोनों गालों को हाथों में भरकर चेहरे को थोड़ा सा तिरछा करके तितली की तरह आंखें फड़फड़ाने लगी। आशी के एक्सप्रेशन देखकर जॉश, कैथी, अथर्व और नताशा हैरान थे, लेकिन समर के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, नो। आशी इस तरह अपने गाल पकड़ते हुए बोली, यस। समर पीछे होता रोता हुआ बोला, नहीं, प्लीज़ नहीं। आशी 2 कदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बत्ती सी दिखाते हुए बोली, जी हाँ। सभी हैरानी से उन दोनों को देख रहे थे और उनकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे थे कि तभी समर जल्दी से भागने लगा और आशी ने दौड़कर पीछे से उसका कॉलर पकड़ लिया। बचकर कहाँ जाएगा बच्चू? मुझसे बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तभी समर रोनी सूरत बनाकर अपने हाथ जोड़ते हुए आशी से बोला, ना आशी, प्लीज़ तू मुझे कुएं में कूदने की सज़ा दे, मुझे मंजूर है। तेरे लिए मैं फांसी पर भी लटक जाऊंगा, लेकिन तेरे साथ डांस नहीं करूंगा। प्लीज़ भगवान के लिए मुझे छोड़ दे। आशी ने 90s की फिल्मों के गुंडों की तरह बोलती है, अरे जाने मन, इतनी प्यारी चीज़ भगवान के लिए कैसे छोड़ दूं? चल अब नाटक मत कर यार, तू ही तो मेरी आखिरी उम्मीद है। अब तेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, तुझे मेरे साथ डांस करना ही होगा। नहीं आशी, प्लीज़ यार, देख इंसल्ट हो जानी है मेरी। तू तो जानती है मैं कितना कूल बंदा हूँ, और इसके बावजूद मेरी एक भी इंग्लिश गर्लफ्रेंड नहीं है कि मैं यहाँ का ग्रीन कार्ड हासिल कर सकूँ। और तेरे साथ धोती पहनकर क्लासिकल डांस करके तो मेरी इज्जत का फालूदा ही हो जाएगा। फिर कोई इंग्लिश तो छोड़, देसी गर्लफ्रेंड भी नहीं बनेगी मेरी। आजकल हिप हॉप का ज़माना है और वह तो तुझसे होगा नहीं, इसलिए तू मेरी जान छोड़ प्लीज़। इतने में सभी दोस्त वहाँ आ जाते हैं। दोनों का ड्रामा सिर्फ उसके दोस्त ही नहीं बल्कि कैंटीन के बाहर सभी लोग देख रहे थे। इस वक्त दोनों हिंदी में बात कर रहे थे, इसलिए सिर्फ अथर्व और नताशा ही समझ पा रहे थे। कैथी और जॉस के पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा था। समर और आशी की बात सुनकर नताशा एक्साइटेड होकर बोली, वाह समर, इसका मतलब आपको भी क्लासिकल डांस आता है? आशी ने मुस्कुराते हुए कहा,
हाँ जी, बिल्कुल आता है। जैसे मैं कथक डांस करती हूँ, समर भी बहुत अच्छा डांस करता है, लेकिन अब अमेरिका में रहकर अंग्रेज बनना चाहता है। कह रहा है कि इसकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। आया बड़ा। यह सुनकर नताशा समर को समझाते हुए कहती है, आप गलत सोच रहे हैं समर, ऐसा कुछ नहीं होता। इनफैक्ट बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें क्लासिकल डांस आता है। बल्कि मैं तो कहती हूँ आपको डांस करना चाहिए। हो सकता है आपका डांस देखकर कोई इंग्लिश लड़की आपसे इम्प्रेस हो जाए। नताशा की बात सुनकर आशी ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ करेगा, क्यों नहीं करेगा। यह क्या, इसका बाप भी करेगा। तुरंत अपनी जबान संभालते हुए, सॉरी बाबा को तो डांस आता नहीं। समर के बच्चे, अगर तूने मेरी हेल्प नहीं की तो मैं तेरी शिकायत बाबा से करूँगी और उन्हें बताऊँगी कि तू ग्रीन कार्ड लेने के लिए क्या क्या कर रहा है और उन्हें छोड़कर यही बसना चाहता है। फिर वह तेरी सारी पॉकेट मनी बंद कर देंगे। अब तू ही सोच तुझे क्या करना है, मेरा साथ देना है या पॉकेट मनी बंद करवानी है। जल्दी बोल, जल्दी जल्दी बोल, कहते हुए आशी एक हाथ अपनी कमर पर रख लेती है और दूसरा हाथ अब तक समर के कॉलर पर था। आशी की धमकी सुनकर समर अब मजबूर हो चुका था। वह गिड़गिड़ाते हुए बोला, क्या कोई और रास्ता नहीं है मेरी माँ। नहीं, कोई भी रास्ता नहीं है, आशी ने भी फुल एटीट्यूड के साथ कहा। बेचारा मजबूर समर बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोला, ठीक है मैं तैयार हूँ। यह सुनते ही आशी खुश होकर कूदते हुए समर के गले लग गई। समर तू बहुत अच्छा है रे, मेरा साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। आशी की एक्साइटमेंट और खुशी देखकर समर भी मुस्कुरा दिया और वहाँ मौजूद सारे दोस्त भी खुश हो गए। अगले ही पल आशी उससे अलग होते हुए बोली, तो फिर ठीक है, मैं जा रही हूँ अपने नाम की एंट्री कराने। कॉलेज के बाद मैं अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाऊँगी और वहाँ से आकर हम लोग 2 घंटे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कहते हुए आशी मुस्कुराकर नताशा और जॉस के साथ अपना नाम रजिस्टर करने चली गई। समर और अथर्व अपनी क्लास के लिए निकल गए। वहाँ कोई था जो अपनी भूरी आँखों से यह नज़ारा देख रहा था और अंदर ही अंदर जल रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में गुस्सा साफ नज़र आ रहा था। उसकी मुट्ठी कसी हुई थी और चेहरा गंभीर था। इस वक्त उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। यह कोई और नहीं बल्कि युवान खन्ना था। कॉलेज खत्म होने के बाद आशी काफ़ी शॉप पर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए आई और पूरा दिल लगाकर काम कर रही थी। और बातों ही बातों में उसने कार्तिक को भी बता दिया था कि वह एक डांस कंपटीशन में भाग ले रही है, इसलिए 1 घंटा पहले घर जाएगी। कार्तिक भी उसके लिए बहुत खुश था और उसे सपोर्ट कर रहा था। इस वक्त कैफ़े में भीड़ कम थी। तभी अचानक वहाँ रॉकी आया और उसने टेबल पर बैठकर एक कॉफ़ी ऑर्डर की। रॉकी को देखकर आशी मुस्कुराते हुए उसके लिए कॉफ़ी लेकर आई और मुस्कुराकर बोली, अरे रॉकी सर, आप यहाँ इस वक्त। रॉकी ने एक वाइट शर्ट के ऊपर गिटार शेप में बना हुआ पेंडेंट पहन रखा था। नीचे लोअर था और सर पर एक हैट, ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। आंखों पर गॉगल्स और चेहरे पर मास्क भी था, लेकिन फिर भी आशी ने उसे पहचान लिया। रॉकी ने हैरान होते हुए आशी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं हूँ। आशी ने मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन पर बने गिटार के टैटू की तरफ इशारा किया। यह देखकर रॉकी ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब मेरे टैटू ने मुझे फंसा दिया। जी हाँ, आशी उसके लिए काफ़ी रखकर वहाँ से जाने लगी। तभी रॉकी ने उसे रोकते हुए बोला, अरे तुम कहाँ जा रही हो, मैं यहाँ तुमसे ही मिलने आया हूँ। यह सुनकर आशी के चलते हुए कदम रुक गए और वह हैरान होते हुए रॉकी से बोली,
मुझसे मिलने आए हो? कोई ज़रूरत नहीं थी क्या? नहीं नहीं, ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है। बस यूं ही पास से गुजर रहा था तो सोचा कॉफ़ी शॉप में तुमसे मिलता चलूं। तुमने तो मुझे कॉल नहीं किया और मैं भी तुम्हारा नंबर लेना भूल गया। बस इतना पता था कि तुम इस कॉफ़ी शॉप में पार्ट टाइम जॉब के लिए आओगी। वैसे मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तुमने मुझे कॉल नहीं किया और यह तुमने दूसरी बार किया है। क्या तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती? कहते हुए रॉकी ने बेचारा सा मासूम बना लिया। रॉकी का मासूम सा चेहरा देखकर आशी ने भी छोटा सा मुंह बनाते हुए बोला, बात तो करना चाहती हूँ पर टाइम ही नहीं मिलता। अब देखिए, सुबह 5:30 बजे उठकर फ्रेश होती हूँ, पूजा करती हूँ, कॉलेज जाती हूँ, लेक्चर अटेंड करती हूँ, असाइनमेंट तैयार करती हूँ, फिर यह जॉब करती हूँ और घर जाकर डिनर बनाती हूँ और खाकर सो जाती हूँ। और अब तो मैंने डांस कंपटीशन में भी पार्ट ले लिया है, तब तो और भी मुझे टाइम नहीं मिलेगा। आई एम सॉरी मैंने आपको कॉल नहीं किया। आशी की इतनी लंबी रूटीन सुनकर रॉकी ने अपना सर पकड़ लिया और आंखें बड़ी करके बोला, अरे बाप रे बाप, मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं लेकिन तुम जैसा बहानेबाज नहीं देखा। तुमने तो प्रॉब्लम का पहाड़ खड़ा कर दिया। अच्छा ठीक है, तुमने मुझे कॉल नहीं किया लेकिन अभी तो बात कर सकती हो ना। चलो बैठो मेरे साथ, कॉफ़ी पियो। इस पर आशी ने आंखें मारते हुए कहा, लेकिन मैं कॉफ़ी कैसे पी सकती हूँ? इस वक्त तो मैं जॉब पर हूँ ना। यह सुनकर रॉकी का मुंह लटक गया। उसे ऐसा लगा शायद आशी उससे बात नहीं करना चाहती और वही उसके पीछे पड़ा है। आशी भी उसका मायूस चेहरा देखकर समझ रही थी कि बेचारे के दिल पर क्या गुजर रही है। लेकिन फिलहाल आशी सचमुच बहुत बिजी थी। तभी पीछे से कार्तिक बोला, अरे आशी, तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम बैठ जाओ, कॉफ़ी पी लो। वैसे भी कॉफ़ी शॉप में ज़्यादा भीड़ नहीं है, बाकी स्टाफ सब संभाल लेगा। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, शायद मुझे बहुत जल्द इस कॉफ़ी शॉप को बंद ही करना पड़े। कार्तिक की बात सुनकर रॉकी ने हैरान होते हुए पूछा, अरे आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कॉफ़ी शॉप बंद क्यों करनी पड़ेगी? कार्तिक 2 कप टेबल पर लेकर आया और आशी के साथ बैठकर रॉकी को बताने लगा, दरअसल बहुत टाइम से मेरा कॉफ़ी शॉप लॉस में है और इसे दोबारा लीज पर लेने के लिए मेरे पास बजट नहीं है। इसलिए मुझे ना चाहते हुए भी इसे बंद करना होगा। यह कॉफ़ी शॉप मेरी ग्रैंड माँ के लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि ग्रैंड पा ने उन्हें यह गिफ्ट किया था। लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। कार्तिक की बात सुनकर आशी और रॉकी दोनों निराश हो गए। तभी कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, अरे तुम लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी 15 दिन का टाइम है, उसके बाद देखते हैं। कार्तिक की बात सुनकर कुछ पल के लिए रॉकी मायूस हुआ क्योंकि कार्तिक से उसकी भी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वह मुस्कुराते हुए बोला, अगर मैं आपकी हेल्प कर दूं इस कॉफ़ी शॉप की कमाई बेहतर करने में तो मुझे क्या मिलेगा? रॉकी की बात सुनकर कार्तिक और आशी हैरान होते हुए बोले, आप ऐसा कर सकते हो क्या? और आपको बदले में क्या चाहिए? रॉकी मुस्कुराते हुए बोला, मुझे बेस्ट फ्रेंड चाहिए। तुम दोनों अब देखो मैं क्या करता हूँ। कहते हुए रॉकी ने अपना मोबाइल निकाला और लाइव स्ट्रीम शुरू कर दिया। रॉक स्टार रॉकी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है। लाइव स्ट्रीम पर आते ही उसके कई फैंस उसकी कॉफ़ी शॉप वाली वीडियो को देखने लगे जिसमें रॉकी कैफ़े की तारीफ़ कर रहा था, उसके बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, जैसे उसे वहाँ जाकर शांति मिलती है, खुशी मिलती है। करोड़ों की तादाद में
उस लाइव स्ट्रीम को लोगों ने देखा और लाइक किया। थोड़ी ही देर में रॉकी ने लाइव स्ट्रीम बंद कर दिया और कार्तिक और आशी को देखते हुए बोला, अब देखना तुम्हारा कॉफ़ी शॉप चलेगा नहीं, दौड़ेगा। यह देखकर आशी ओवर एक्साइटेड होकर बोली, दौड़ेगा नहीं सर, उड़ेगा बोलो, उड़ेगा। तीनों दोस्त ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। दोस्तों, आगे क्या होता है इस कहानी में, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।